हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। पिछले वीडियो में हमने ऑक्सीकरण अंक जो है ज्ञात करने के नियम को जानने के लिए हेडिंग लगा दिया था, तो वही टॉपिक आज लेने वाले हैं। ऑक्सीकरण अंक को किस तरह से ज्ञात किया जाता है किसी भी अणु के अंदर, किसी आयन के अंदर या किसी उदासीन स्पीसीज के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं। उससे पहले फिजिक्स 365 का व्हाट्सएप चैनल जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। यहाँ पे रोजाना हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए जाने वाले नोट्स जो हैं वो शेयर किए जाते हैं। इसके साथ ही रोज़ बनने वाला जो वीडियो है उसको भी अपलोड किया जाता है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं रोज़ के रोज़। और इसके साथ ही यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करवाए जाते हैं वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं, हर एक टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, किसी को भी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्वेरी करनी है तो इस मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9694610364 पर। और इसके साथ ही अगर फेस टू फेस हमसे बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे आकर भी मिला जा सकता है। हमारा एड्रेस है BSNL ऑफिस के पास, मान जी का आता, पावटा सर्कल के आगे, मंडो रोड, जोधपुर में। ठीक है, और सबसे खास चीज़, हमें सब्सक्राइब करें फिजिक्स 365 के नाम से। ठीक है, और इस सबसे और ख़ास बात क्या है, संडे 365, जहाँ पे हम एक दिन के अंदर एक टॉपिक जो है उसको रिलेटेड जो है उसको पूरा का पूरा पढ़ाकर उसके ऊपर प्रैक्टिस करवा के उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल होते हैं वो सॉल्व करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में भी आपको कोई भी तरह की क्वेरी चाहिए, इसी सेम नंबर पर, सेम मोबाइल नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेते हैं ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के नियम। ठीक है, कुछ नियम है, ये नियम हमें कोई भी पूछता नहीं है, लेकिन ये नियम जब तक याद नहीं होंगे तब तक हम किसी भी एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इन नियमों को हमें क्रम से याद करना जरूरी होता है। ठीक है, तो पहला नियम क्या कहता है, किसी अणु में सभी परमाणु होंगे, उसमें सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंकों का योग जो होता है, ऑक्सीकरण अंकों का योग, बीजगणितीय योग जो है होता है 0 या 0 होता है। ठीक है, 0 होता है। जैसे बात करें FeCl3 है, उसमें आयरन का कुल ऑक्सीकरण अंक और क्लोराइड आयनों का कुल ऑक्सीकरण अंक, दोनों का जब योग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी आवेश लगा नहीं है, तो 0 हो गया। इसी तरह H2O, इसके ऊपर भी क्या होगा, ऑक्सीकरण अंक पूरे के बोलेंगे 0 होगा। इसी तरह यहाँ पर अमोनिया बोले NH3, उसके ऊपर भी कुल ऑक्सीकरण अंक 0 होगा। इसी तरह SnCl4 बोले तो उसके ऊपर भी कुल ऑक्सीकरण अंक 0 होगा। ये नियम पहला है। फिर क्या होता है अगला नियम, जो भी सार धातु होती है, सार धातु कौन कौन सी होती है, आवर्त सारणी में वर्ग पहले वाली को बोलते क्या है, हेलेना की रबड़ी सस्ती फ्री बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से तत्व आ गए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ठीक है, इसमें एक खास बात अपने को ध्यान रखनी होती है कि ये जो होता है अपने पास में फ्रेंशियम जो होता है वह रेडियो सक्रिय एलिमेंट होता है या रेडियो सक्रिय तत्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जो सार धातु के जो भी तत्व हैं ये किसी अणु में उपस्थित हैं, किसी अणु में उपस्थित होते हैं तो इनका ऑक्सीकरण अंक जो है वह क्या माना जाएगा, +1 माना जाएगा। ठीक है, मुक्त अवस्था में नहीं, कहीं जुड़े हुए हैं तो, जैसे मैं बात करता हूं NaCl, तो Na जो है Cl के साथ जुड़ा हुआ है, इस कंडीशन में इसका ऑक्सीकरण अंक क्या मानना है, +1 मानना है। अगर कहीं केवल सोडियम लिखा हुआ है तो उसका 0 है, लेकिन कहीं साथ में जुड़ा उपस्थित है तो इसका +1 होगा। इसी तरह से यहां पे ले सकते हैं KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड लिखा मैंने, यहां पर कौन सी आई सार धातु एक जुड़ी हुई किसके साथ, ब्रोमीन के साथ है, तो यहां पर इसका ऑक्सीकरण अंक +1 मानना है। ठीक है, इसी तरह सीजियम क्लोराइड लिखा है CaCl, तो यहां पर सीजियम का ऑक्सीकरण अंक +1 मानना है, क्योंकि ये मुक्त नहीं है, किसी ना किसी अन्य तत्व के साथ में उपस्थित है। मुक्त अवस्था में जो भी होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं नंबर 3। मुक्त अवस्था में परमाणु अणु का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है, ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। कितना होता है, मुक्त अवस्था क्या हो गई, जैसे मैंने लिख दिया केवल सोडियम, केवल लिख दिया मैग्नीशियम, केवल लिख दिया कैल्शियम, केवल लिख दिया आयरन, केवल लिख दिया Br, केवल लिख दिया I, तो इन सभी का ऑक्सीकरण अंक हमें मुक्त अवस्था में कितना मानना है, 0 मानना है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि Br जो है आणविक अवस्था में और I जो है वो भी आणविक अवस्था में रहता है, और Cl2 आणविक अवस्था में रहता है, मुक्त अवस्था है इसकी 0 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से F2 उसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो मुक्त अवस्था में ऑक्सीकरण कितना माना जाता है, 0। ये पॉइंट्स हैं, ये हमें पॉइंट्स याद होने चाहिए।
नेक्स्ट लेते हैं नंबर 4, सार मर्द धातु कौन कौन सी होती है? दूसरा वर्ग जो होता है, आवर्त सारणी का वर्ग ऊपर से नीचे जब चलते हैं तो वर्ग होते हैं और बाएं से दाएं चलते हैं तो उनको आवर्त कहा जाता है। ठीक है, तो सार मर्द धातुओं का ऑक्सीकरण जो है क्या माना जाता है? +2। कब? जब वे किसी अणु में उपस्थित हो, जब किसी अन्य परमाणु के साथ जुड़ी हो, अन्य परमाणु के साथ जुड़ी हो, साथ जुड़े हो। अगर मुक्त अवस्था है, बोल दी मुक्त अवस्था है तो 0 हो जाएगा, लेकिन जैसे मुक्त अवस्था बोलूं मैं कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये इनकी मुक्त अवस्था है, खुले पड़े हैं, किसी के साथ जुड़े हुए नहीं है, तब तो क्या मानना है? 0। और अगर किसी के साथ उपस्थित है, जैसे BeCl2, ठीक है, MgBr2, इसी तरह से SrF6, इसी तरह BaSO4, तो अब यहां पर देखो ये किसी ना किसी अन्य तत्व के साथ में उपस्थित है। अब किसी अन्य तत्व के साथ उपस्थित है तो इनका ऑक्सीकरण क्या माना जाएगा? +2 माना जाएगा। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, या इसका +2 है, यहां पर भी +2 रहेगा। ठीक है, यही मानना हमें। नेक्स्ट लेते हैं नंबर कौन सा था? 4, 5 वाले लेते हैं। हेलोजन तत्व, हेलोजन तत्व, इनका ऑक्सीकरण जो है साम्यता कितना माना जाता है? -1, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति एक इलेक्ट्रॉन को अपने साथ जोड़ने की होती है। कब मानना है? जब जुड़े हुए हों, जब किसी अन्य परमाणु के साथ जुड़े हों, जब किसी अन्य परमाणु के साथ जुड़े हों। ठीक है, तो यहां पे लिख दिया KCl, MgCl2, इसी तरह Ki, सीजियम फ्लोराइड। अब यहां पर देखो ये हेलोजन आया, हेलोजन आया, हेलोजन आया, हेलोजन, एक और ले लेते हैं, कैल्शियम ब्रोमाइड, CaBr2। ठीक है, तो यहां पर ये हेलोजन जो है वो किसी ना किसी तत्व के साथ, अन्य तत्व के साथ जुड़े हुए हैं। उस कंडीशन में इसका ऑक्सीकरण कितना मानना है? -1 मानना है। और अगर मुक्त अवस्था है, जैसे F2 पड़ा है और Cl2 पड़ा है और Br2 पड़ा है और I2 पड़ा है, ठीक है, ये मुक्त अवस्था है और मुक्त अवस्था में इनका ऑक्सीकरण क्या माना जाएगा? 0। जो शब्द बोले जा रहे हैं उनको ध्यान रखो, कहीं जुड़ा हुआ है तत्व तो उसका ऑक्सीकरण कुछ और है और मुक्त अवस्था में सभी का ऑक्सीकरण 0 होता है। ठीक है, बोलो बात आई समझ में? नेक्स्ट लेते हैं हाइड्रोजन, नंबर आ जाएगा 6। हाइड्रोजन तत्व का जो है ऑक्सीकरण 2 प्रकार से बताया जाता है। ठीक है, +1 भी बताया जाता है और -1 भी बताया जाता है। लेकिन कब इसको +1 माने, कब इसको -1 माने? तो देखें, यदि हाइड्रोजन जो है अधातु के साथ में जुड़ा हो, अधातु से जुड़ा हो, तो उसका क्या मानेंगे? +1। और यदि हाइड्रोजन धातु से जुड़ा हो, धातु से, तो उसका -1 माना जाएगा ऑक्सीकरण। जैसे देखें LiH, MgH2, CaH2, NaH। क्यों हमने 2 कर दिया, क्यों कहीं कहीं 1 लिखा? इनके जुड़े हुए परमाणु की ऑक्सीकरण या संयोजकता के आधार पर। लिथियम और सोडियम वर्ग पहले के तत्व हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन के साझे से तो एक एक हाइड्रोजन ही जुड़ेगा। वर्ग दूसरे में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी, मैग्नीशियम, बीटा मांगे, कार स्कूटर वाला, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अधिकतम 2-2 हाइड्रोजन को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला हमने? ये कौन क्या है? धातु है या अधातु है? सभी बोलो धातु है, तो यहां पर इसका हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण क्या मानना है? -1 मानना है। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन जो है उसका ऑक्सीकरण -1 होगा। इसी तरह यहां पर देखो H2O, NH3, PS3, यहां पर हाइड्रोजन जो है किसके साथ उपस्थित है? ऑक्सीजन है। या हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ उपस्थित है, यहाँ पे हाइड्रोजन फॉस्फोरस के साथ, दो की क्या है? अधातु हैं, और अधातु है, इसका मतलब यहाँ पर इनका ऑक्सीकरण हम +1 मानेंगे, +1 मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है +1 की फॉर्म में रखना है। बोलो बात समझ में आई? ये 2 बातें याद रखनी हाइड्रोजन से संबंधित, एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन उपस्थित है। ऐसा अणु देखा आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड? नहीं देखा? ये होता है एक प्रबल अपचय की तरह काम करता है। ठीक है, अपचयन कौन होता है? अपचयन अभिक्रिया कौन सी होती है जहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ता है? ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन सी होती है जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ता है? ऑक्सीजन जुड़ता है वो ऑक्सीकरण। ठीक है, एक कंटेंट को याद करोगे ऑक्सीकरण को तो अपचयन अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, देखो कुछ और बात समझाते हैं। ऑक्सीकरण, अपचयन, पहला पॉइंट क्या है? ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, तो अपचयन में क्या कहते हैं? हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है,
अब ऑक्सीजन की प्रकृति कैसी होती है, ये विद्युत ऋणी प्रकार का परमाणु है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, और कोई ऑक्सीजन के अलावा कोई विद्युत ऋणी परमाणु है, तो विद्युत ऋणी परमाणु का जुड़ना भी क्या है, ऋणी का जुड़ना, विद्युत ऋणी परमाणु का जुड़ना भी क्या है, ऑक्सीकरण है। तो हाइड्रोजन जो होता है विद्युत धनी प्रकार का होता है, इलेक्ट्रॉन देने का प्रयास करता है, तो इसमें कहते हैं विद्युत धनी परमाणु का जुड़ना क्या होगा, अपचयन होगा। ठीक है। तीसरी बात कि यहां से अगर हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, इसके उल्टा बात यहां पर, ठीक है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निष्कासन, ये ऑक्सीकरण होगा। तो यहां पर क्या कहेंगे, ऑक्सीजन का निष्कासन भी क्या होगा, अपचयन होगा। ठीक है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या जाएगा, यहां बोला कि विद्युत ऋणी परमाणु जुड़े तो ऑक्सीकरण है, तो फिर दूसरी बात क्या जाएगी, विद्युत धनी परमाणु निष्कासन, ये विद्युत धनी हो गया ना, निष्कासन, ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। और इसके ऑपोजिट बात यहां पर आ जाएगी कि विद्युत ऋणी का निष्कासन, वो क्या हो जाएगा, अपचयन। तो एक तरफ की बातें याद कर लो, दूसरी तरफ अपने याद हो जाएगी कि ऑक्सीजन को जुड़ने से शुरू करो, ऑक्सीजन को एक तरफ से ऑक्सीजन को जुड़ना ऑक्सीकरण, तो उसके विपरीत हाइड्रोजन का निष्कासन ऑक्सीकरण। फिर ऑक्सीजन कैसा परमाणु होता है, विद्युत ऋणी होता है, तो वो जुड़ा है तो विद्युत ऋणी परमाणु कोई और भी तो जुड़ सकता है, तो विद्युत ऋणी परमाणु का जुड़ना भी ऑक्सीकरण है, इसका विपरीत विद्युत धनी परमाणु का निष्कासन ऑक्सीकरण है। चार बातें एक तरफ की याद करो, उसके ऑपोजिट दूसरी हो तो दूसरी और बातें हो जाएंगी वो। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, हैलोजन हो गया, इसके बाद करते हैं ऑक्सीजन की बात। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा 7, ऑक्सीजन की बात। ऑक्सीजन जो है 3 प्रकार से ऑक्सीकरण को दर्शा सकता है। क्या दर्शा सकता है, ऑक्साइड हो सकता है, परऑक्साइड हो सकता है और सुपर ऑक्साइड हो सकता है। ठीक है। 3 प्रकार से ऑक्सीजन जो है ऑक्सीकरण रखता है, और उसमें जो है सामान्यतः हम मानते हैं ऑक्साइड जो होता है उसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण माना जाता है -2, परऑक्साइड जो होता है उसमें माना जाता है -1, और सुपर ऑक्साइड जो है उसमें ऑक्सीजन का माना जाता है -1/2। इसके एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा मिलेंगे और इसका एग्जाम्पल कम मिलेगा, और इसका बहुत ही रेयर होता है। ठीक है। जैसे KO2 करें, KO2, इसका करते हैं H2O2, Na2O2, और इसका करते हैं FeO, MnO2, MnO। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीकरण अंक देखें ऑक्सीजन का, ये आयरन का ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड कहलाता है, इसे कहते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड और इसे कहते हैं मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है। इसे कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसे कहते हैं सोडियम परऑक्साइड, इसे कहते हैं पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि हम इसको अगर लगाएं, जो क्या कहते हैं नियम पढ़े उसको लगाया जाए तो हम ऐसा ऑक्सीकरण इसका प्राप्त कर सकते हैं। KO2 का देखते हैं। ठीक है। KO2 में पता करना है ऑक्सीजन परमाणु का ऑक्सीकरण अंक। ठीक है। तो क्या करते हैं, सभी जो ऑक्सीकरण अंक होते हैं उनका बीजगणितीय योग किया जाता है। ठीक है। तो अभी देखो, ये पोटेशियम किसी के तत्व के साथ उपस्थित है, किसके साथ उपस्थित है, ऑक्सीजन के साथ में। किसके साथ उपस्थित है, ऑक्सीजन के साथ में। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण पोटेशियम का क्षार धातु है ना, तो कितना मानोगे, 1 मानोगे, प्लस का 1 मानोगे। अब जोड़ना क्या है, इस ऑक्सीजन का, लेकिन इसका तो हमें पता करना है। तो अगर जैसे आप गणित में करते हो कि मानना कि उसकी वैल्यू x है, उसकी वैल्यू y है, तो हम इसकी वैल्यू जो x मानते हैं। ठीक है। अभी ये पॉइंट आएगा आगे, हमने इसको एग्जाम्पल पहले ले, इसका पॉइंट आगे आने वाला है। कितने हैं, जितने हैं वो आगे गुणक में चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2x। ठीक है। और सभी का बीजगणितीय योग जो होता है वो 0 होता है, ये हमने पॉइंट पढ़ लिया। तो इसका हल करें तो ये होगा 1 + 2x = 0। 2x को जगह पर रखा, ये इधर आया तो, और x बराबर करा तो -1 और ये नीचे आ गया। बोलो -1/2 आया, तो ये सुपर ऑक्साइड है। इसी तरह Na2 होता, अगर Na2 होता तो भी यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण अंक -1/2 आता। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो परऑक्साइड जब भी बोला जाता है, परऑक्साइड में क्या होता है, ऑक्सीजन 2 परमाणु जो होते हैं आपस में सीधे एक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो जब 2 ऑक्सीजन परमाणु आपस में सीधे बंध द्वारा सब कहीं पर भी दिख जाए, इसका मतलब है। तो जो परऑक्साइड होता है उसमें कभी भी आपको ध्यान क्या रखना है, ऑक्सीजन 2 परमाणु जब आपस में सीधे बंध द्वारा जुड़े हों तो उस बंध को कहा जाता है परऑक्साइड बंध, और जो अणु का निर्माण होता है उसे कहते हैं परऑक्साइड का अणु। तो यहाँ पर H2O2 या Na2O2 का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो हम ये जानते हैं कि वर्ग पहले के जो भी तत्व हैं वो एक बंध बनाते हैं, और वो हमेशा टर्मिनल या मुक्त सिरों पर रहेंगे। तो इधर मैं एक हाइड्रोजन जोड़ूं तो इधर भी एक हाइड्रोजन जोड़ूंगा, और अगर मैं Na लेता तो इधर Na लेता 1 और दूसरी ओर लेता Na1।
ठीक है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें ये जो बंद होता है, ये वाला बंद, इसे कहते हैं पेरोक्साइड बंद। कौन सा बंद? पेरोक्साइड बंद कहते हैं, पेरोक्साइड बंद। और जहां पे पेरोक्साइड बोल दिया उस कंडीशन में ऑक्सीजन परमाणु का ऑक्सीकरण कितना माना जाता है? -1 माना जाता है। क्यों माना जाता है -1? क्योंकि ध्यान दो, इस तरफ जो है ये ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से परमाणु से जुड़ा है, इस जितना ये पावर रखता है उतना का उतना ये पावर रखता है, तो इधर से तो एक इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सकता, तो इलेक्ट्रॉन कहां से खींचेगा? इस तरफ जुड़ा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये, तो इधर आ जाएगा -1, इसके ऊपर आ जाएगा +1। ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता, तो किससे खींचेगा? कि ये कौन देने वाला कौन है? हाइड्रोजन है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो -1 इसके ऊपर आ जाएगा और +1 इसके ऊपर आ जाएगा। तो पता करें अगर कि H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, तो आसानी से पता कर सकते हैं H2O2 में कि हाइड्रोजन कौन से वर्ग का तत्व? पहले का, तो पहले वर्ग के तत्व के +1, पहले वो देखो कि कहीं हाइड्रोजन धातु से तो नहीं जुड़ा है, तो नहीं तो क्या फिर क्या होगा? -1 हो जाता है। लेकिन ऑक्सीजन अधातु है तब हम इसको +1 ले सकते हैं, ठीक है। और कितने परमाणु हैं? 2, तो आगे जो भी परमाणु गुणक में चले जाएंगे। फिर जोड़ा किसके अंदर? ऑक्सीजन के लिए x मान रहे हैं, और कितने हैं ये? 2 हैं, तो आगे 2 का गुणक कर दिया, बराबर 0 हो गया। हल करते हैं, 2 + 2x = 0, 2x बराबर माइनस का 2 इधर आया, ये प्लस का तो इधर हो गया माइनस का, x बराबर -2/2, तो x बराबर ये कटेगा तो आएगा -1। यहां से हमें पता चला कि ऑक्सीजन का जो पेरोक्साइड में होता है वो -1 ऑक्सीकरण अंक होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं नंबर 8। किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या जो होती है, परमाणुओं की संख्या, वह उस परमाणु के ऑक्सीकरण अंक के साथ गुणा की जाएगी, गुणन किया जाएगा या गुणा की जाएगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, KMnO4 है, उसमें हमें हमेशा जो भी ऑक्सीकरण ज्ञात करना होता है उसके नीचे लाइन लगी होती है, ठीक है। तो मैग्नीज का हमें यहाँ पर ऑक्सीकरण पता करना है, तो उसको क्या मानेंगे? x मानेंगे, ठीक है। तो इसको तो मानेंगे x, इसको मानेंगे y, और अगर इसको z मानते हैं तो यहाँ जो बात लिखी गई है पॉइंट के रूप में, वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे? इस कितने हैं? z परमाणु के लिए ऑक्सीजन के लिए z माना है, तो क्या हो जाएगा? 4 आगे गुणक में चला जाएगा, बोलो जाएगा, ठीक है। और सभी को जोड़ना है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर कोई भी आवेश नहीं है तो सबका जो है 0 हो जाएगा। अगर ऑक्सीकरण पता करें तो पोटेशियम का होता है 1 प्लस का, मैग्नीज का पता किया x होता है, और 4 परमाणु है ऑक्सीजन, और प्रत्येक का ऑक्साइड के रूप में -2 माना जाएगा, और बराबर जो है 0 हो जाएगा। तो इसमें ऑक्सीकरण ज्ञात करें तो 1 + x - 8, प्लस इंटू माइनस होगा, बराबर 0 हो जाएगा। x बराबर, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो गया, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो गया, तो x बराबर +7। तो यहाँ से एक बात पता चली कि इस अणु के अंदर पोटेशियम पर मैग्नेट जो होते हैं, जिसे हम लाल दवा के नाम से जानते हैं, उसमें मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक +7 होता है, ठीक है। इसी तरह MnO2 का पता करें मैग्नीज का, तो यहाँ पर बोलो क्या होना चाहिए? x + 2 × -2 बराबर 0, क्योंकि परमाणु 2 है और एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा x - 4 बराबर 0, और x जो है उधर प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसके MnO2 में मैग्नीज का। फिर बात करते हैं नंबर 9 हो गया, आवेशित स्पीसीज का ऑक्सीकरण अंक उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है, आवेश के बराबर होता है, आवेश बराबर होता है। तो जैसे लिखा है NO2-, ये एक आवेशित स्पीसीज है, इसका ऑक्सीकरण जो लिखा है वही होगा, -1 होगा इसका, ठीक है। इसी तरह लिखा गया है NH4+, इसका मतलब इसके ऊपर +1 आवेश है। इसी तरह लिखा है CrO4-2, तो इसका ऑक्सीकरण -2 होगा। इसी तरह लिखा है MnO4-, इसका ऑक्सीकरण -1 होगा। इसी तरह से लिखा गया है NO3-, इसका ऑक्सीकरण -1। इसी तरह लिखा गया है SO4-2-, इसका ऑक्सीकरण -2 होगा। इसी तरह सल्फर के ऊपर -2 लिखा गया तो इसका ऑक्सीकरण -2 लिखा जाएगा। इसी तरह से और कौन रह गया? नाइट्रेट, ठीक है। इसी तरह से
N के ऊपर 3 माइनस लिखा है, इसका ऑक्सीकरण अंक -3 होगा। ये एजाइड क्या कहते हैं, नाइट्राइड में होता है, ठीक है। इसी तरह से SO3 2 माइनस लिखा है, उसका ऑक्सीकरण अंक -2 होगा। देखो नाम क्या है, नाइट्राइट, इसे कहते हैं नाइट्रेट, इसे कहते हैं नाइट्राइड। अमोनियम ये हो जाएगा आपके क्रोमेट, क्रोमेट आयन है, इसे परमैंगनेट आयन कहते हैं, इसको सल्फेट कहते हैं, इसको सल्फाइड कहते हैं, इसको सल्फाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, सल्फेट है और सल्फाइट है, ठीक है। सल्फाइट, इसको कहते हैं सल्फेट, SO4 इसको कहते हैं सल्फाइड, इसे कहते हैं नाइट्राइड, इसे कहते हैं नाइट्रेट, सब हो गए। इसे कहते हैं परमैग्नेट, परमैग्नेट, इसे कहते हैं क्रोमेट, इसे कहते हैं अमोनियम, इसे कहते हैं नाइट्राइट। तो ये हमने जाना कि कोई स्पीसीज अपने सामने है और उसके ऊपर कोई आवेश लगाया हुआ है, तो वह आवेश जो होता है उसी का ऑक्सीकरण अंक कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10। जिस परमाणु का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना हो उसे X माना जाता है तथा प्रश्न में उस परमाणु के नीचे अंडरलाइन होती है। जैसे कह दिया K2Cr2O7 में ये लिख दिया, इसका मतलब है क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक पता करना है, ठीक है। एक होता है K2Cr2O4, यहाँ पर Cr के नीचे अंडरलाइन करने का मतलब इसका ऑक्सीकरण अंक पता करना है। इसी तरह H2SO4 H2SO5 इस तरह से लिखा गया है, तो नीचे S के नीचे अंडरलाइन होगी, ठीक है। उसका हमें ऑक्सीकरण अंक पता करना होता है। करते हैं पता, देखें यहाँ पर परमाणु पोटेशियम 2 है, ठीक है। कितने हैं, 2 हैं। कौन सा है, के को क्या कहते हैं, पोटेशियम कहते हैं। और पोटेशियम कौन से वर्ग का है, पहले वर्ग का। ऑक्सीकरण कितना माना था अभी, 1 माना था, 1 माना था प्लस 1 माना था, ठीक है। अब इसका पता करना है क्रोमियम का, तो क्या लिखेंगे, X लिखेंगे। कितने हैं क्रोमियम, 2 हैं और 7 परमाणु हैं और प्रत्येक का -2 मानते हुए काम करेंगे। कोई आवेश नहीं है तो 0 लगाएंगे, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। 2 + 2x - 14 बराबर, इसको हल करें, 14 हो गया प्लस का और माइनस का 2 हो गया। 2x बराबर 12 और x बराबर 12/2 करेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। बोलो बात समझ में आई, इसका पता कर सकते हो, बोलो। जब आप इसको पॉइंट्स को याद कर लेंगे तो आप देख के बता दोगे कि इसका ऑक्सीकरण अंक ये होगा। 8 प्लस का में से 2 गए, ठीक है, कितना हो गया, 6 हो गया, सीधा बता दिया 6 हो गया। 8 माइनस का 8 था, उधर गया तो प्लस का हो गया। और k है जो है उसका 1 होता है प्लस का, तो उधर जाएंगे तो 2 माइनस हो जाएंगे 8 में से। देख रहे हैं, 2 × 1 + x + 4 × -2 बराबर 0। ये हो जाएगा 2 + x - 8 बराबर 0, x बराबर 8 - 2, x बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया एक उदासीन अणु के लिए जिसे अंडरलाइन किया गया है उसका ऑक्सीकरण पता करना। ये H2SO5 है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। कुछ सल्फर युक्त, नंबर 11 हो जाएगा, है ना। सल्फर युक्त कुछ अणुओं में ऑक्सीकरण अंक संरचना के आधार पर ज्ञात किया जाता है। संरचना पहले स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी तभी ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। जैसे
और जनरली होता क्या है, इसका होता है ऑक्सीकरण सल्फर का -2 से +6 तक। अगर +6 से ज़्यादा आ रहा है तो वो गलत है आपका उत्तर। अगर कहीं +7 आ गया और +8 आ गया सल्फर का, वो क्या हो जाएगा, उत्तर गलत हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं, H2SO5, ठीक है। H2SO5 को क्या कहते हैं, परऑक्सी सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं, H2SO4 को क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनाएंगे वो देखो। केंद्रीय परमाणु को सेंटर में रखते हुए सल्फर लिया और ऑक्सीजन कितने हैं, तो 5 है, तो चारों ओर तो 4 सेट होंगे, पहले 4 दिशाओं में चारों सेट हो गए। हमें पता है हाइड्रोजन हमेशा मुक्त सिरों पर रहेगा, चाहे तो इस ऑक्सीजन से जोड़ो या फिर इन ऑक्सीजन से जोड़ो, मुक्त सिरों पर हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से H2SO4 का तो आ गया, लेकिन यहाँ पे 5 है, तो क्या होगा, कहीं एक हमें बीच में ऑक्सीजन एक जगह और जोड़ना पड़ेगा, ऑक्सीजन एक और जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीजन कितने बंद बनाता है, 2 बंद। देखो 2 बंद यहाँ बन गए, 2 बंद यहाँ बन गए। यहाँ पे इस ऑक्सीजन ने 2 बंद यहाँ बना लिए, सल्फर से डायरेक्ट 2 बंद बन गए। इस तरह से ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, परऑक्सी सल्फ्यूरिक अम्ल का। अब इसका ऑक्सीकरण निकाल के बताओ क्या होना चाहिए, देख के बताओ। ऑक्सीजन का कितना मानते हो, 2, तो कितने हैं यहाँ पर, तो कितने हो गए, माइनस के 10 हो गए, और यहाँ प्लस के कितने हो जाएंगे, ये तो 2 परमाणु है तो कितने हो गए, तो प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे, और ये माइनस के 10 से उधर जाएंगे तो प्लस के 10 हो जाएंगे, तो +10 - 2 कितने हो गए। तो मैंने अभी क्या कहा, 6 तक हो सकता है। अगर 8 आ गया, यानी प्लस का 8 आ गया, वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये अपवाद स्वरूप पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। अब इनको कैसे हैंडल करना है वो देखो। कुछ समय पहले हमने बात की थी ये वाली, कि 2 ऑक्सीजन परमाणु जब आपस में जुड़े हैं तो क्या है, परऑक्साइड है, वो परऑक्साइड है, बात याद आई। तो इन 2 ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण कितना माना जाता है, परऑक्साइड है तो -1 माना जाएगा दोनों का, ठीक है। और इनका जो है माइनस, क्यों, ये ऑक्सीजन कहीं साथ में नहीं जुड़े हुए, तो इसका -2 माना जाएगा, इसका +1 और इसका +1। क्यों, क्योंकि ये अधातु से जुड़ा हुआ है। जब अपने स्ट्रक्चर बना ली हमने, तो अब इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। ये क्या था, -2 है, ठीक है, ये -2 है। अब देखो 2 × 1, फिर सल्फर का पता करना है, जोड़ो इसमें x, +5 है, 5 में से 3 एक जैसे हैं, तो क्या करेंगे, 3 × -2 करेंगे, 3 × -2, और 2 परमाणु कैसे हैं, -1 वाले हैं, तो 2 × -1 करेंगे। बोलो ये बात, ये समीकरण अगर समझ में आ गया तो कहीं नहीं अटकोगे, बराबर, सब आ गए, सारे आ गए। देखो कितने परमाणु ऑक्सीजन, 3 और 2 5 हैं, 3 को -2 माना है और 2 को -1 माना है। इसको हल करते हैं तो 2 + x, 3 दूनी -के, 2 एकम -के, बराबर। तो ये प्लस का 2 है, माइनस का 2, चाहे तो यहीं काट दो, और नहीं तो फिर उधर ले जाओ। तो x बराबर, ये उधर गया प्लस का हुआ, ये उधर गया प्लस का हुआ, ये उधर गया माइनस का हुआ, तो x बराबर 8 - 2, ये हो जाएगा +6, ये उत्तर आ जाएगा इसका, ठीक है। और इसका तो आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसका +6 ही आएगा। 4 दूनी 8 में से 2 जाएंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह और कुछ एग्जाम्पल लेंगे हम ऑक्सीकरण से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।